Subscribe Naeem Physio Medical YouTube channel. रहमान रहीम। आज के इस वीडियो में हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में बात की थी और इसके बाद हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं राइट नाउ इन दिस वीडियो। ओके, सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस weeks or up to months in which inflammations and tissue injuries are appear at coexist। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो एक्चुअली ये प्रोलॉन्ग रिस्पांस मींस के जो रिस्पांस शो करती है हमारा टिश्यू, ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्लो ऑनसेट होती है कि आहिस्ता आहिस्ता होती है और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं मंथ्स और वीक। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशंस और जो टिश्यू इंजरीज ये दोनों को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से उसमें मेनली जो है लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चूँकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली न्यूट्रोफिल सेल्स इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो है लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि जो वेसल्स जो है वो वीक हुई हो, वो डैमेज हुई हो, तो इसमें क्या होती है कि जो न्यू वेसल की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, एंजियोजेनेसिस के दौरान। ठीक है, और इसके बाद जो है फेब्रोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, फेब्रोसिस का मतलब ये है कि जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, इन सेल्स की वॉल को थिकनेस होती है, स्कैर्स की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फेब्रोसिस होती है और टिश्यू निक्रोसिस होती है। ठीक है, अच्छा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये तो एक्सीडेंटली भी हो सकता है और मतलब ये कि डायरेक्टली जो है वो ये भी टेक प्लेस होता है, अकर होते लाइक, और बाज़ टाइम जो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को भी फॉलो कर इसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है टिश्यू डिस्ट्रक्शंस होती है, टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है। अगर फेब्रोसिस जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गया तो ये जो है टिश्यू डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। लाइक अगर एपोप्टोसिस के बाद भी लिम्फोसाइट जो है वो सेल्स में एक्टिव रहा तो फिर ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, जिसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकी है उनकी इन्फ्लेमेशंस होती है। ठीक है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से उस ब्रोंकी का जो वो थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड में जो आपको देख रही है ये नॉर्मल ब्रोंकी है, जो राइट साइड पे आपको देख रही है ये ब्रोंकाइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन हुई हो। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये आपको पेंक्रियास दिखाई देती है इस पिक्चर्स में, ये आपको नज़र आई जिसमें फेब्रोसिस की फॉर्मेशन हुई है, थिकनेस होती है। अच्छा, अब हम काजेज़ की बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन की काजेज़ क्या है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो मेन और फर्स्ट नंबर काज वो है परसिस्टेंस इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, अगर ये माइक्रोब्स हमारा बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहा, ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन कॉजिंग एजेंट को रिएक्शन शो करते हैं जिसको हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज होती है कि जो बैक्टीरिया, वायरस है और जो भी माइक्रोब्स है अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहा सो दैट मे कॉज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसके अलावा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक टिश्यूज जो है या एक सेल जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एक्सपोज रहा तो इसकी वजह से भी वो टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम होती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाती है। ठीक है, इसका मिसाल हम ले लेते हैं अभी दो तरह की, एक एंडोजेनेसिस, दूसरा जो है वो एक्सोजेनेसिस। ठीक है, एंडोजेनेसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक वेसल्स है। ठीक है, और इस वेसल्स में क्या होती है कि वहाँ पर जो कोलेस्ट्रोल्स है, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड है, उनकी डिपोजिशंस होती है, उनके जो इनर वॉल वहाँ पर उस कोलेस्ट्रोल की डिपोजिशंस होती है। ठीक है, तो अब ये वेसल जो है ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होती है इन कोलेस्ट्रोल को और ये आकर वहाँ पर डिपॉजिट हो जिसकी वजह से प्लेग बनती है और ब्लड फ्लो में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी
जो है हमारा जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज होते हैं वहाँ पर टिश्यू को जो है एक्सचेंजेस नहीं मिलती और उन एरिया को जो है इन्फ्लेम होगा एंड दैट मे लीड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, एक्सोजीनियस इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंटिन्यूसली जो सिलिका अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो ये हमारा लंग्स में जाके वहाँ पर सिलिकोसिस जो है वो कॉज करता है। ठीक है, एक्सोजेनेसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर से कोई ऐसा एजेंट जो है वो आती है जो कि हमारा सेल्स प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उस टॉक्सिक एजेंट को जो है वो एक्सपोज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिका की बात करें, अगर ये सिलिका जो है हमारा बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, लंग्स उस सिलिका को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होती है। ठीक है, सो दैट मे कॉज इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थ्रू एक्सोजेनस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलिकोसिस। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो काज है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वो है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, अगर हमारा बॉडी का जो इम्यूनो सेल्स है अगर वो अपनी सेल पर एक्ट कर ले और उसको डैमेज करे, सो दिस इज द ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आती है या सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ये दो जो है मेजर एग्जांपल है ऑटो इम्यूनिटी की। तो इनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन जो है वो काज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो है लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, इनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है, मतलब इन सेल्स की मैक्सेस होती है जो कि इनमें एक्टिवेट होती है। ठीक है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके अलावा टिश्यू की डिस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है ऑन टिश्यूज़ की या वेसल्स की रिपेयरिंग होती है। ठीक है, आगे साइड में हम इसकी हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मॉर्फोलॉजिकली कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो है इन्फिल्ट्रेशन बाय द मोनोन्यूक्लियर सेल। ठीक है, एंड द सेकंड इज द टिश्यू डिस्ट्रक्शंस एंड द थर्ड इज द रिमूवल ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू। इन्फिल्ट्रेशन बाय द मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब इसमें क्या होता है कि जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, मोनो मतलब जिसमें वन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेल जो है ये डोमिनेंट होते हैं, प्री डोमिनेंट होते हैं। अब अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो 48 आवर के बाद यही जो सेल्स है ये क्या होती है, एक्सप्रेस होती है, एक्टिवेट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशंस में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस का क्या रूल्स है, लिम्फोसाइट्स एंड द अदर्स एक्सेट्रा। ओके, सो मैक्रोफेजेस जो है ये मोस्ट डोमिनेंट सेल्स है जो कि मोस्टली इन्फ्लेमेशंस रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मैक्रोफेजेस है ये जो साइटोकाइन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं वेरियस सेल्स, जो कि वेरियस सेल्स में ये ऐड करती है, और जो फॉरेन्स कोई पैथोजेंस हो या जो भी फॉरेन्स एजेंट्स हो उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, इसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो है ये हर जितना भी आर्गन्स है हर आर्गन में मैक्रोफेजेस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन हमने उसको नाम दिया हुआ है कि मैक्रोग्लिया। सेंट्रल सिस्टम में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है उसको हम मैक्रोग्लिया कहते हैं, और जो लिवर में प्रेजेंट दिस आर द कॉल्ड कॉफर सेल्स। ओके, एंड स्प्लीन और लेम्फ नोड्स में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं साइनस हिस्ट्योसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है लंग्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो है वो पड़ा होता है, इसको हम अल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो मैक्रोफेजेस जो है वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से उनकी ओरिजिन होती है। ठीक है, बोन्स मेरो में, और जो प्रोगनेटर्स और अर्ली डेवलपमेंट में ये जो है एम्ब्रियोनिक रॉड सेल्स और फीटल लेवल में उनकी जो है प्रोडक्शंस होती है, उनकी ये ओरिजिन है। लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अब लिम्फोसाइट्स टी एंड बी का जो है इसका नाम की अगर हम बात करें, इसका हम डिफरेंस की बात कर लें तो जो लिम्फोसाइट बी है उनकी फॉर्मेशन बोन मेरो में होती है और मैच्योरेशन भी बोन मेरो में होती है, इसको हम बी का नाम भी दिया हुआ है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो इनकी फॉर्मेशन प्रोडक्शन तो बोन मेरो में होती है, लेकिन ये इनकी मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होती है। ठीक है, अच्छा,
मैक्रोफेजेस जो है ये मैक्रोफेजेस जो है जो माइक्रोब्स होते हैं या जो एनवायरमेंटल एंटीजेंस होते हैं ये इस लिम्फोसाइट्स को जो टी लिम्फोसाइट है और बी उसको एक्टिवेट करता है और जब ये लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस को प्रोड्यूस करता है और उसको बॉस यानी उसको फास्ट स्टॉप करती है। ठीक है, रिलीज मैक्रोफेजेस एक्टिवेटिंग साइटोकाइंस और जो मैक्रोफेजेस है वो भी रिलीज करता है लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग साइटोकाइंस को। ठीक है, जो कि ये जो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस उसको रिमूव करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस जो है रिलीज करता है लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग साइटोकाइंस को और ये क्या करती है कि जो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस है उनको रिमूव करता है। ठीक है, इसके अलावा हम प्लाज्मा सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल जो है वो मेनली क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एज़ोनोफिल जो है वो मेनली जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उनके साइड्स पे ये मेनली जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है या एलर्जिक रिएक्शंस पे प्रेजेंट होती है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फॉरेन एलर्जन पोल्यूटेंट हो, ठीक है, फॉरेन बॉडी जब हमारा रेस्पिरेटरी को तो बॉडी में एंटर होती है और हमारा बॉडी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अनएक्टिवेट होता है और उस पैथोजेंस को या उस फॉरेन जो पोल्यूटेंट है एलर्जन है उसको रिएक्ट नहीं शो करता, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसको फिर हम एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जो इज़ोनोफिल है वो मोस्टली जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की साइड पे वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसमें हाईली जो है वो साइटोनिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं पैरासाइट्स के लिए। ठीक है, इज़ोनोफिल जो है उसमें साइटोनिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं पैरासाइट के लिए और ये मेनली इज़ोनोफिल जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन की साइट्स पे या पे ही। अच्छा, अब जो दूसरा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में वो है टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से जो है टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन होती है और साथ जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम में जो इन्फेक्शंस मटीरियल्स होते हैं और उसकी वजह से टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो है रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उनकी प्रोलिफरेशन होती है, एंजियोजेनेसिस होती है, एंड जिसके थ्रू जो डैमेज वेसल्स है उनकी रिमूव होकर एक नए वेसल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो फेब्रोब्लास्ट है अब उस फेब्रोब्लास्ट को भी रिपेयर होती है। ठीक है, लाइक हमने पढ़ा था कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फेब्रोब्लास्ट की या फेब्रोसिस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फेब्रोसिस क्या है कि जो सेल्स है फॉर एग्जांपल अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस का या एल्विलाई की जो वेसल्स है उनकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो स्कार्स लाइक फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, तो इस थर्ड नंबर स्टेप ऑफ या थर्ड नंबर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर इसमें क्या होती है कि उसमें जो डैमेज टिश्यूज है वो रिमूव होकर उनकी हेलिंग होती है। ठीक है, इसमें जो डैमेज वेसल्स है उनकी रिप्लेसमेंट होती है बाय द न्यू वन और जो फेब्रोसिस है या जो फेब्रोटिक टिश्यूज है सेल्स है वो भी रिपेयर होती है और वो भी नॉर्मल या जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है इसमें।